हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखें उस वीडियो के अंदर। उस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें। अब देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, आप जो देखते हैं कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है और आप इन सब चीज़ों से फेमिलियर भी हैं। ठीक है, बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अब देखिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, आपने अपने जो स्कूल है, क्लासेस में आपको टीचर्स ने बताया होगा इन सब के बारे में, लेकिन फिर से हम आज एक बार डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लिथोस्फीयर जो होता है वो एक तरीके की सॉलिड क्रस्ट होती है। ठीक है, टॉप हार्ड लेयर होती है हमारी अर्थ की, और ये जो मिलकर बनती है ये रॉक्स और मिनरल से मिलकर बनती है, रॉक्स और मिनरल से। ठीक है, एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, और एक थिन लेयर होती है सॉइल की जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, उससे ये कवर्ड अप होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। अब देखिए, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, उस पर अलग अलग तरीके की लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं। ठीक है, कहीं पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको वैलीज देखने को मिलेंगी। ये सारी लैंडफॉर्म्स जो होती हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन आगे की एनसीईआरटीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना जान लेते हैं कि ये एक तरीके की लैंडफॉर्म्स होती हैं। ठीक है, और जो लैंडफॉर्म्स होती हैं वो कॉन्टिनेंट के अंदर, कॉन्टिनेंट के ऊपर तो पाई जाती है, साथ ही साथ जो हमारा एक ओशन फ्लोर होता है, ओशन फ्लोर जो होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ तो ओशन फ्लोर पर पानी होता है और नीचे की तरफ ये लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, और ये हम सभी को पता है कि जो लिथोस्फीयर होता है वो हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए लैंड हमें इंसानों को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपने सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन देखा होगा। तो जब ह्यूमन सेटलमेंट होता है तो वो ऊपर ज़मीन के ऊपर ही होता है। ठीक है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स में होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिथोस्फीयर की हेल्प से ही हो पाती हैं। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ठीक है, और ये जो है वो एक मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर आपको देखो एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाएगा, लिथोस्फीयर देखने को मिल, किस तरीके से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाइड्रोस्फीयर देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और बायोस्फीयर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से आप देखिए यहाँ पर कितने एक दूसरे से कितना इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है, जितनी भी एयर हो गई, ठीक है, एयर हो गई, चाहे वो हाइड्रोजन के रूप में हो, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हो, गैसेज, ठीक है, चाहे वो कार्बन डाई के रूप में हो। ठीक है, ये सारी जो कंपोनेंट्स होते हैं, सारी जो गैसेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर बनाती हैं। उसके अलावा भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर, देखिए, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो छोटा सा पॉन्ड ही क्यों ना हो, वो सब हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करती हैं। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर लिथोस्फीयर मैंने आपको बताया कि सॉलिड क्रस्ट होती है, अपर लेयर होती है अर्थ की। ठीक है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और इन तीनों के इंटरेक्शन से, इन तीनों के इंटरकनेक्शन से जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर बेसिकली एक तरीके का इंटरेक्शन है इन तीनों स्फीयर्स के बीच में। ठीक है, जहाँ पर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही कंपोनेंट्स आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर जितना भी हमारी अर्थ पर पाया जाता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, seas, ocean,
इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारी अर्थ पर, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक्स हो, सीज हो, ओशंस हो, ये सभी मिलकर हमारा हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करती है। हमारा हाइड्रोस्फीयर जो है वो इवॉल्व होता है। अब एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया कि एक थिन लेयर जो होती है एयर की, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ मिलती है, पाई जाती है। और जो ये एटमॉस्फेयर होता है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारी अर्थ के आसपास होल्ड होता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको होल्ड करने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और ये क्या काम करता है, ये हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कराता ही है, साथ ही साथ हमें जो सन की हार्मफुल रेजेज होती हैं उससे भी हमें, जैसे यूवी रेज हो गई, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है। और जो हीट हो गई, सन से आने वाली हीट हो गई, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं वो सन से आने वाली यूवी रेज को, जो आपने सुना होगा एक ओजोन, ठीक है ना, तो ओजोन जो लेयर होती है वो यूवी रेस से हमारा प्रोटेक्शन करती है। एटमॉस्फेयर में कई तरीके की गैसेज आपको देखने को मिल जाएंगी, कई तरीके की गैसेज, डस्ट मिल जाएगा, वाटर वेपर मिल जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लग जाते हैं तो वेदर को भी अफेक्ट करता है और क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। डे टू डे क्लाइमेट, वेदर, आपने सुना होगा कि आजकल ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है अर्थ पर, ठीक है। वो किस वजह से होता है, जब हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लग जाते हैं, ठीक है। चाहे वो ह्यूमन इंटरफेयर की वजह से क्यों ना हो, चाहे वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हमें वेदर और क्लाइमेट चेंज के रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, ठीक है। जहाँ पर आपको प्लांट देखने को मिले और साथ में एनिमल्स देखने को मिले, ठीक है, वो एक तरीके का लिविंग वर्ड होता है, ठीक है। और ये जो लिविंग वर्ड होता है वो एक छोटी सी नैरो स्पेस में होता है, ठीक है, नैरो स्पेस में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होते हैं और हमारे इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाएंगी। ये एक नैरो जोन होता है अर्थ का, ठीक है, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए कि इकोसिस्टम, बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इट इज़ एन सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक तरीके का सिस्टम होता है जिसमें सभी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर देखिए नोट करने वाली बात है कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ठीक है, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी एंड मटेरियल, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच में एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखिए यहाँ पर आपको एक टर्म देखने को मिल रही है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट एरिया में जाओगे, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है वो डिफरेंट काइंड का होता है। वहाँ पर डिफरेंट काइंड के आपको एनिमल देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको, अगर जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स हो गए, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स हो गए, वहाँ का इकोसिस्टम डेजर्ट के इकोसिस्टम से अलग होगा, क्योंकि वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो रेन बियरिंग सिस्टम, मतलब कि रेन बियरेबल होंगे, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ के एनिमल्स भी इसी तरीके के होंगे। अगर आप किसी कोल्ड रीजन में जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ साइड में जाएंगे, तो वहाँ का इकोसिस्टम आपको डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इकोसिस्टम होता है वो डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, ठीक है। एक एनसीसी कैंप था जिसमें रवि की जो क्लास थी वो एनसीसी कैंप में गई हुई थी, ठीक है।
जेसी एक्सक्लेम्ड, व्हाट ए हेवी डाउनपोर, इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला। अब जैसे ही उसने एक तरीके का डाउनपोर देखा, डाउनपोर का मतलब होता है वाटरफॉल, ठीक है, डाउनपोर का मतलब होता है वाटरफॉल। उसने वाटरफॉल देखा तो उसने बोला कि डाउनपोर है, सॉरी, वो मुझे अपने केरला की याद दिलाता है, ठीक है, क्योंकि केरला आपको पता है कि केरला के अंदर कई तरीके के ऐसे वाटरफॉल देखा तो उसने बोला कि ये जो वाटरपोर है, डाउनपोर है, सॉरी, वो मुझे अपने केरला की याद दिलाता है, ठीक। ऐसा क्या रीज़न है जो वहाँ पर पानी कंटिन्यूसली आता रहता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर। अब देखिए हीरा जो है जैसलमेर से, अब आपको पता है जैसलमेर जो है वो एक ड्राई एरिया है, ठीक है, ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है, एक डेजर्ट एरिया है। वहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है। वहाँ पर बारिश जो है वो बिलो एवरेज होती है, ठीक है, 50 mm, ठीक है, वहाँ पर बारिश होती है हर साल, एनुअल रेनफॉल है वहाँ का। अब देखिए हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज आई कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। अब देखिए ये जैसलमेर का एक इकोसिस्टम है कि वहाँ पर सिर्फ कीकर के पेड़ दिखेंगे और सैंड दिखाई देगी, ठीक है, और वहाँ पर जो एनिमल है वो एक एनिमल कैमल है, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी दिखाई देती है, तो इसलिए एनिमल कैमल जो है वो बिना पानी के भी 6-7 दिन तक सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। देखिए ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक छोटा सा तालाब है, वहाँ का एक इकोसिस्टम है। यहाँ पर देखिए आप लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये एक छोटा सा इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। उसके बाद देखिए हीरा जो है वो कहती है कि नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर आप हमारा डेजर्ट विजिट करोगे, यू विल सी स्नैक्स, लिजर्ड्स एंड मेनी इंसेक्ट टू, ठीक है। सिर्फ कैमल ही नहीं, हमारे डेजर्ट में आपको स्नैक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, लिजर्ड देखने को मिल जाएंगे और कई सारे इंसेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट, उस हैबिटेट में रहने के आदी हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए रवि जो है उसको बहुत आश्चर्य होता है, वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपुल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब वो ये सोचता है कि यार अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कैसे रहते हैं और उनका रहने का तरीका अलग अलग क्यों होता है, वेजिटेशन अलग अलग क्यों होता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, वो अपने आसपास की सराउंडिंग पर डिपेंड डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना जो फूड होता है, ठीक है, जैसे कि वो फूड होता है वो खुद से बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको खाकर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स अपने आप को सर्वाइव करते हैं। उनको खाकर जो टर्शरी, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक है, उनको खाकर वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। इसी तरीके से ये जो एक इकोसिस्टम होता है वो रन करता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो इस तरीके से ही रन करता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब ये रिलेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। इस तरीके से मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक जो रिलेशन होता है वो एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है वो डिफरेंट हो सकता है, और इस तरीके से ग्रासलैंड जो होते हैं, ठीक है, डेजर्ट जो होता है, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशंस, इन सब का जो एक इकोसिस्टम होता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर आपको एनिमल्स डिफरेंट मिल जाएंगे, प्लांटेशन डिफरेंट मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट मिल जाएंगी आपको। तो वो एक तरीके से एक अपना एक इंडिविजुअल इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि एक पार्क एक इकोसिस्टम हो सकता है।
उसके अलावा देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन जो होता है, एक इंसान जो होता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करता है? मॉडिफाइड करता है, बदलता है, चेंज होता है। ठीक है। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले के जो प्राचीन मानव था, ठीक है, जब ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ था सेपियंस, होमो सेपियंस से, तो उन्होंने अपने आप को एक नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है। दे लेड ए सिंपल लाइफ। वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर। और अपनी जो लाइफ की जो ज़रूरतें होती थी, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स होती थी, वो नेचर से ही पूरी कर लेते थे। उनके आसपास का जो नेचर था उससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेते थे। विद द टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। उसके साथ साथ में जब टाइम निकलता गया तो उसको और ज़्यादा जो चीज़ें थी और ज़्यादा जो रिसोर्सेज थे उसकी ज़रूरत पड़ती गई। फिर वो इसी तरीके से अपने आप को इवोल्व करता गया। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ द चेंज एनवायरनमेंट। इंसान ने यूज़ करना सीखा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, नए नए तरीके सीखे। ठीक है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उसने कृषि करना सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, अपने जानवरों को उसने क्या करना सीखा? डोमेस्टिकेट, पालना सीखा। ठीक है। एंड लीड ए सेटल लाइफ। और फिर उसके वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ता चला गया। इस तरीके से व्हील का जो आविष्कार हुआ, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। एक तरीके से सरप्लस फूड का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा फूड होता है। ठीक है। जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, जब उसकी नीड कंप्लीट हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा फूड बचता था उसको सरप्लस फूड बोलते हैं। ठीक है। तो वो उसको बेचकर अपनी जो दूसरी ज़रूरत होती हैं उनको पूरा करता था। इसी तरीके से वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गया। बार्टर सिस्टम जो था वो भी धीरे धीरे प्रकट होता गया, इवॉल्व होता गया। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है कि बार्टर सिस्टम में होता है कि आजकल तो जो सामान होता है वो आप मनी देकर परचेज करते हो। ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ चीज़ है, ठीक है, अगर वो आप मार्केट में लेके जाओगे, उस चीज़ को एक्सचेंज करने के बदले में आपको वो दूसरा इंसान आपको उसके बदले में चीज़ देगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मिल्क है एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको मिल्क की ज़रूरत है। लेकिन आजकल मनी का यूज़ होने लग गया। अब मनी का मतलब ये होता है कि आप मार्केट में अगर आपके पास मनी अवेलेबल है तो आप कोई सी भी चीज़, कोई सा भी गुड्स आप परचेज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज होता था वो डिफरेंट आइटम्स के बीच में होता था। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ उसने धीरे धीरे लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। मतलब फैक्ट्रीज बनी, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आइटम बनने लग गए, सामान बनने लग गए। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, उसके बाद में उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया, फिर उसके बाद में व्हील्स का यूज़ किया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इंजन बने, फिर ट्रेन, फिर एरोप्लेन। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। तो ये एक इंसान की ज़रूरत के हिसाब से ही हुआ। जैसे जैसे इंसान को ज़रूरत पड़ती गई ज़्यादा दूर जाने की, तो उसने एरोप्लेन का आविष्कार किया। तो इस तरीके से उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ढाल लिया। ठीक है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर स्पीडी अक्रॉस दी वर्ल्ड। इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स होता है जिसको हम मोबाइल फ़ोन बोलते हैं, तो मोबाइल फ़ोन से पहले जो था वो कम्युनिकेशन का कोई मीन नहीं था। लोग कबूतरों के थ्रू या फिर कोई बर्ड के थ्रू अपना जो मैसेज था वो पहुंचाते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे पोस्ट इवॉल्व्ड हुई। फिर उसके बाद में इस तरीके से कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज है वो धीरे धीरे प्रकट हुए। इसी तरीके से देखिए ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन जो था वो फास्ट होता गया। इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे इंसान को ज़रूरत पड़ती गई तो इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आता गया। और फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन जो है वो ईजी होता गया और पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। ठीक है। अब हम एक बटन दबाते ही हमारा मैसेज जो है वो एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। एक बटन दबाते ही हम कहीं पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से हैव यू एवर
थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन द विंटर। इसी तरीके से ये आपको बताने की कोशिश करना है कि आपका जो खान पान है वो भी आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और आपके जो आसपास की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको गर्मी के टाइम पर आपको वाटरमेलन खाना पसंद होगा और सर्दी के टाइम पर आपको पीनट खाना ज़्यादा पसंद होगा। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो ज़रूरत होती है वो टाइम के साथ में, वेदर के साथ में, क्लाइमेट के साथ में चेंज होती जाती है। इसी तरीके से जब गर्मी होती है तो गर्मी में हमें ठंडी चीज़ें पसंद होती हैं और गर्म चीज़ें जो है वो हमें सर्दी में पसंद होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर था। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन डाउट्स को कंप्लीट करूँ, पूरा करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।